नमस्कार फ्रेंड्स, एएस एक्सप्लोर्स में आपका स्वागत है। और आज हम एक बहुत ही अमेजिंग गेस्ट के साथ फिर से वापस आ चुके हैं। आज से कुछ हफ्तों पहले हमने एक पॉडकास्ट किया था शनि अमावस्या के दिन, जब सैटर्न यानी कि शनि अपनी ग्रह की दशा बदल रहा था। और वो बहुत ही ज़्यादा खुशी का मौका था उन सारे लोगों के लिए जिनकी पिछले कई सालों से साढ़े साथी चल रही थी। और उसी पॉडकास्ट में हमारे इन्हीं स्पेशल गेस्ट ने एक प्रिडिक्शन दी थी कि इससे क्या क्या इंपैक्ट होने वाला है। और उसका एक बहुत बड़ा इंपैक्ट उन्होंने कुछ हफ्तों पहले ही प्रिडिक्ट कर दिया था। वो ये था कि कुछ ही महीनों में उन्होंने कुछ सर्टेन मंथ्स को मार्क किया था। और उस पॉडकास्ट में उन्होंने ये भी प्रिडिक्ट किया था कि अगले कुछ महीनों में वॉर जैसी सिचुएशन आने वाली है कुछ कंट्रीज के बीच में। और हम देख सकते हैं कि अभी इंडिया और पाकिस्तान के बीच में बहुत ही वल्नरेबल एक सिचुएशन आगे खड़ी हो गई है। वॉर ऑलरेडी इनिशियल स्टेज पे। तो हमने कोशिश करी कि सर को फिर से हम एक बार अपने स्टूडियो में इनवाइट करें और उनसे जाने कि उनकी प्रिडिक्शन किस हद तक सही हो रही है और आगे सिचुएशन और कैसी होने वाली है और क्या क्या इसके इम्पैक्ट होंगे। इसके साथ ही और भी बहुत सारी क्रूशियल और इंटरेस्टिंग चीजें हम आज के इस एपिसोड में डिस्कस करते हैं। तो विदाउट एनी फर्दर अडू, लेट्स वेलकम आवर स्पेशल गेस्ट पीडी एस्ट्रो इन एएस एक्सप्लोर्स। सर वेलकम। नमस्कार। कैसे हैं? बहुत अच्छे। तो लास्ट पॉडकास्ट में आपने ये प्रेडिक्ट कर दिया था कि अगले कुछ महीनों में वर्ल्ड के कुछ कंट्रीज के बीच में वॉर जैसी सिचुएशन क्रिएट होने वाली है। और हम देख सकते हैं कि अभी लगभग उसी मुहाने पर इंडिया और पाकिस्तान की चीज़ें चल रही हैं, वहीं पे खड़ी हैं। तो आपने इसको मुझे लगता है कि और एनालिसिस किया होगा घर जाने के बाद, या जब से ऐसी सिचुएशन राइज होनी चालू हुई उसके बाद मुझे लगता है कि कुछ ना कुछ तो आपकी कैलकुलेशन चल रहे होंगे साथ ही साथ। तो क्या कहता है आपका प्रेडिक्शन? पिछले पॉडकास्ट में एक्चुअली ये हुआ था कि बहुत सारे एक्सप्लेनेशंस के बीच में जब हम गंडान की भी बात कर रहे थे और शनि की भी बात कर रहे थे, तब आपने बीच में क्वेश्चन पूछा था कि वार के बारे में आप क्या सोचते हो या उसका क्या हो सकता है। तो मैंने मंगल की जो मूवमेंट आगे होने वाली है उस पॉइंट ऑफ व्यू से मैंने एक आंसर दिया था कि मंगल जब 28 जुलाई के आसपास कन्या राशि में होगा। एक्चुअली मेरी नज़र उस पर थी, अभी भी है, कि जब जुलाई में मंगल कन्या राशि में होंगे और शनि और मंगल आमने सामने होंगे, एक्चुअली वार वाली सिचुएशन उस समय बनेगी है। उस समय थोड़ा खतरा रहेगा दो देशों के आपसी टकराव के बीच। लेकिन अभी क्या हुआ, जो थोड़ा पहले ये जो घटना घटी है अभी, एक्चुअली इसको मैं किसी और नज़र से देखता हूँ। मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूँ कि उस समय क्या हो सकता है और अभी क्या हो रहा है। अभी मंगल है कर्क राशि में और पिछले 6-7 महीने से इसी राशि में आगे पीछे करके वक्री होके फिर वहीं घूम रहा है। जबकि मंगल 1.5 महीने में राशि क्रॉस करना चाहिए, पर इस बार ऐसा हुआ कि मंगल बहुत समय तक कर्क राशि में ही ठहरा हुआ है। ठीक है, तो इसका मतलब कुछ ना कुछ स्पेशल कर्क राशि में होने वाला है, जिसके कारण ये मंगल का इसमें रहना हो रहा है। ठीक है, तो कर्क राशि एक्चुअली है, कर्क राशि है हमारा घर, ठीक है, होमली एनवायरनमेंट। और मंगल अनकंफर्टेबल है अपने घर में हमेशा, क्योंकि वो मंगल एक सैनिक है और उसको हमेशा लड़ना और बॉर्डर पे ही उसको कंफर्टेबल लगता है। लेकिन जब एक सैनिक छुट्टी पे आता है घर पे और वो देखता है कि मेरा घर का एनवायरनमेंट ठीक नहीं है, बहुत सी चीज़ घर में भी गलत हो रही है, बाहर के लोग घर में आके परेशान कर रहे हैं, रूल्स तोड़ रहे हैं, ठीक है, तो वो ऐसे सैनिक इसको बर्दाश्त नहीं करेगा। तो वो कोशिश करेगा कि घर के एनवायरनमेंट को भी मैं अपने बीइंग ए सैनिक उसको ठीक करूं। तो ये एक्चुअली अभी मंगल का जो एक्टिविटी दिख रही है, मंगल मतलब सैनिक, मंगल मतलब पुलिस, अभी जो एक्टिविटी दिख रही है ये अपने होमली एनवायरनमेंट को ठीक करने की। हमारे यहाँ जो अशांति फैली हुई थी, जो बाहर के लोग आके तंग कर रहे हैं जो भी है, तो उसको एक सैनिक कोशिश करेगा कि उनको बाहर निकालो और उनको थोड़ा सबक सिखाओ, कुछ ऐसे अरेंजमेंट करो कि आइंदा से ये घटना ना घटे। तो ये केवल वो है, एक वैसा एक्शन है। और जब इसके बाद मंगल का सिंह राशि में जब जाना होगा तो वो सिंह राशि सरकारी घर है, समझ लो, ऑफिस है सरकार का, और वो मंगल उस समय पावर गेन करेगा सरकार से। और उसके बाद जब फिर कन्या में जाएगा और शनि के आमने सामने रहेगा ना, तब एक्चुअली वार वाली सिचुएशन उस समय बनती है। तो अपनी नज़र जो जुलाई अगस्त सितंबर पे थी कि उस समय एक्चुअली कुछ ऐसी घटना हो सकती है। क्या अभी जो घटना घटी है ये नीच के मंगल के कारण है, जो कि मैं आपको स्टोरी बताया, इस टाइप से इसका प्रेडिक्शन निकलता है। ओके, तो आज के डेट तक तो ऐसा है कि शायद सीज फायर की चीज़ें अनाउंस हो गई हैं, बट आपका प्रेडिक्शन क्या कहता है इसको लेके? मुझे लगता है कि जब सिंह राशि में अब जून में, पहले जून में शायद मंगल का सिंह राशि में जाना हो जाएगा
उसके बाद सिंह राशि तो मैं जैसे बताया आपको गवर्नमेंट की राशि है, और उसकी 8वीं दृष्टि वहाँ से भी शनि के ऊपर रहेगी मंगल की। मतलब कुछ ना कुछ सरकारी एंड से कुछ ना कुछ बातचीत और हलचल कुछ ना कुछ चलते रहेगा, कुछ एक्टिविटीज़ होते रहेगी, मे बी कंट्रोल्ड एक्टिविटी रहेगी, क्योंकि सैनिक जो है गवर्नमेंट के कंट्रोल में है उस समय, है ना। तो मतलब कुछ बातचीत का दौर कुछ ना कुछ चलते रहेगा, है ना, कुछ न्यूज़ आपको सुनने में आएगी। लेकिन एक्चुअली वार वाली सिचुएशन इस समय मुझे नहीं लगता बनेगी। जो 28 जुलाई के बाद जब मंगल का कन्या राशि में जब जाना होगा, वो उस समय जो है थोड़ा वार वाले डेंजर हो सकता है किसी दो देश के बीच। ओके, तो नॉट पर्टिकुलरली इंडो पाक या, हाँ वो थोड़ा गैस करना एकदम से मुश्किल है कि कौन से दो देश, पर हो सकता है। क्या देश की भी कुंडली देखते हो आप लोग? हाँ, देश की भी कुंडली होती है। एक्चुअली रीजन वाइज डिस्ट्रीब्यूशन होता है प्लैनेट्स का। ओके, उसके बहुत सारे एक्सप्लेनेशंस हैं। जैसे मतलब वेस्टर्न, जो आप इंडिया में ही देख लो, केवल बाहर मत जाओ, तो जो वेस्ट साइड लोग रहते हैं उनका रहन सहन अलग है, ईस्ट साइड जो रहते हैं उनका अलग है, ठीक है, नॉर्थ का अलग, साउथ का अलग है। तो वो जैसे जैसे एरिया डिवाइड होता है ना, जैसे वेस्ट के लोग हैं ज़्यादा बिजनेस माइंड होते हैं, बुध का एरिया है, ठीक है, और उन लोग जो बिजनेस की बात करते हैं, वेस्ट मतलब बॉम्बे एरिया ले लो आप, बॉम्बे गुजरात साइड, बुध का एरिया है, बिजनेस की बात करते हैं, और बिजनेस भी इन लोग बड़े पैमाने पे, इन लोग की बात करोड़ों अरबों पे चलेगी, ठीक है। उसी में आप ईस्ट साइड आ जाओ तो वो अमाउंट छोटा हो जाता है। वहाँ के लोग जो हैं वो खेती बाड़ी नहीं, एक्चुअली वो शुक्र का एरिया, आर्टिस्टिक झुकाव ज़्यादा है उस तरफ, ठीक है, और उस तरफ बुध वाली वैसी बातचीत आपको नहीं मिलेगी जो वैसा है। कोलकाता और इधर नॉर्थ ईस्ट की बात करें तो, वाले बात करें तो उसमें माहौल अलग मिलता है। okay. आप साउथ की बात करो, है ना, तो वो मंगल का एरिया है, वहाँ पर आपको बहुत एनर्जेटिक लोग मिलेंगे, है ना, ज़्यादा मेहनत, फिजिकल एफर्ट ज़्यादा लगाने वाले मिलेंगे। तो ज्योग्राफी के हिसाब से भी ना मैटर करता है ज्योग्राफी भी एस्ट्रोलॉजी में, कि हमको ये देखना पड़ता है कि किस एरिया में किस प्लैनेट का प्रभाव ज़्यादा है, उस हिसाब से देखा जा सकता है। मतलब डीप स्टडी करेंगे तो ये गैस किया जा सकता है मोटा मोटा किस एरिया में तनाव हो सकता है, यूरोपियन होगा कि एशियन होगा। जैसे सेकेंड वर्ल्ड वार में ज़्यादा अफेक्टेड यूरोपियन एरिया था, है ना, तो इस बार कौन सा होगा, ऐसा देखा जा सकता है डीप एस्ट्रोलॉजी से। सर, अर्थ तो ऑलरेडी राउंड है ना, बिल्कुल गोल है। इसमें अगर हम कंट्रीज़ या उसको डिवाइड करें ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ, तो मतलब ये तो ऑलरेडी रोटेट हो रहा है, तो इसमें ऐसा कैसे डिसाइड करते हैं कि ये ईस्ट है वेस्ट है? क्योंकि आप प्लॉट लेते हैं उसमें तो ठीक है आप कर सकते हैं, बट अर्थ को आप कैसे डिवाइड करते हैं? ये तो वैसे वाला क्वेश्चन है, जैसे किसी ने बोला कि जो एक नंबर का नाम एक ही क्यों रखा गया, दो क्यों नहीं रखा गया? नहीं, मैं ठीक है, एज नाम की तरह से तो ठीक है, जस्ट आपको कुछ डिनोट करना है तो आपको कुछ ना कुछ तो नाम देना पड़ेगा। जब सूर्योदय होता है तो उसका किस जगह को हम इक्वेटर के हिसाब से लेते हैं कि किस जगह से सूर्य उदय हो रहा है, किस जगह पे अस्त हो रहा है, उस हिसाब से हम उसको राशि को डिवाइड किए हुए। ओके, तो कंट्री वाइज भी ये अफेक्ट करती है चीज़ों को? कंट्री वाइज अफेक्ट करती है, मतलब ज्योग्राफी वाइज कि कौन सा एरिया किस जगह पर है। ओके, इंडिया में भी जो जगह का डिवीज़न करने की कोशिश की है जो एस्ट्रोलॉजर्स हैं कि कौन सा एरिया किस नक्षत्र का माना जाना चाहिए करके, जैसे मोटा मोटा जो नर्मदा नदी के आसपास का जो रीजन है उसको मघा नक्षत्र से जोड़ा जाता है ना, और जैसे भरणी नक्षत्र का बात करूं तो यमुना नदी के पास का जो एरिया है उसको भरणी नक्षत्र से जोड़ा जाता है। Okay. तो ऐसे रीजन वाइज भी डिवाइड करने की कोशिश की है और उसके प्रेडिक्शन सही भी निकलते हैं। और ऐसा भी नहीं कि हर चीज़ 100% सही निकलती है, क्योंकि ये रिसर्च का सब्जेक्ट है, कई चीज़ गलत होती है फिर सही होती है, चलता है, पर ये कोशिश की गई है और सक्सेसफुल भी है काफ़ी। इसका एक्यूरेसी का लेवल क्या होता है सर? प्रेडिक्शन की एक्यूरेसी देखिए, प्रेडिक्शन तो 100% भी किया जा सकते हैं, पर ह्यूमन एरर हमेशा साथ में रहेगा। कि गलती तो एक बहुत बड़ा लर्नेड एस्ट्रोलॉजर रहेगा, उससे भी कुछ गलतियां होंगी जिसके कारण कुछ प्रेडिक्शंस गलत हो सकते हैं। पर मेरा मानना है कि गलत प्रेडिक्शन से डरना नहीं चाहिए, और अब प्रेडिक्शन करने के साथ साथ लोगों को अपना लॉजिक और फार्मूला भी शेयर करना चाहिए ताकि ये फील्ड ग्रो कर सके। जनरली क्या है, हम प्रेडिक्शन कर देते हैं लेकिन हम अपना प्रेडिक्शन का आधार नहीं बताते, बस कर देते हैं। तो अगर हम आधार भी बताएंगे, अगर वो गलत भी हो गया तो लोगों को एटलीस्ट ये तो समझ में आएगा कि ये आधार में गलत भी हो जाता है। तो भी एक किसी थ्योरी का गलत होना भी एक कंट्रीब्यूशन होता है दुनिया के लिए।
पर वो बाकी एस्ट्रोलॉजर फिर बोलेंगे जोर जोर से बोल के स्कीमें सबको बता। देखिए साइंस को भी आप देखोगे तो ऐसा ही होता है कि कई थ्योरी पहले दी गई जो बाद में गलत साबित हुई, लेकिन आज भी उसकी इंपॉर्टेंस है, गलत थ्योरी की भी इंपॉर्टेंस है, क्योंकि वो भी कुछ रास्ता दिखा जाती है, एटलीस्ट ये तो बता जाती है कि यहाँ पर इस रास्ते में नहीं जाना है, गलत है ना। तो गलत प्रेडिक्शंस का भी अपनी जगह है अगर आप अपना फॉर्मूला शेयर करते हो तब। बट ये उन लोगों के लिए एप्लीकेबल है जो एक्चुअल में एज अ सोशल वर्क या इसको एज अ साइंस लेते हैं, जो एक्चुअली ईमानदारी से रिसर्च करना चाहते हैं, लेकिन केवल अपना नाम ही नहीं कमाना चाहते, केवल पैसे नहीं कमाना चाहते, एक्चुअल चाहते हैं कि दुनिया ग्रो करे इस फील्ड में। जैसे मार्केट एस्ट्रोलॉजी की बात करूं या कुछ ऐसे फील्ड एस्ट्रोलॉजी की जो वैदिक के ज़माने में नहीं थी, जैसे आईटी सेक्टर, एआई ले लो, आईटी सेक्टर तो नहीं था पहले, तो पहले राहु केतु को इसलिए बहुत बुरा माना जाता था कि किसी फील्ड में प्रोफेशनली हेल्प नहीं मिलती है ना। तो अब जैसे आईटी सेक्टर आने पे राहु केतु से हेल्प मिल जाती है कि आईटी सेक्टर में बंदा काम कर लेता है। तो ये जो चेंजेस आए हैं और इस पर जो रिसर्च ज़रूरी थी, क्योंकि कोई नया सेक्टर है, नई फील्ड है, तो जब लोग शेयर करेंगे फार्मूले, उसमें ट्रायल एंड एरर होगा, तभी तो ये फील्ड ग्रो करेगी ना। नहीं तो कभी पता नहीं चलेगा कि कैसे अपन गेस करें। मार्केट एस्ट्रोलॉजी की बात करें अगर, ये सबसे इसमें बहुत कम ग्रोथ हुई है, बहुत कम इस पर रिसर्च हुई है, और मुझे लगता है कि इसका कारण सिर्फ यही है कि लोग प्रेडिक्शन कर देते हैं। मैं जितने भी वीडियो देखता हूँ मार्केट एस्ट्रोलॉजर्स के, वो प्रेडिक्शन भर दे देते, अपना आधार नहीं बताते कि किस आधार पे वो ये बता रहे हैं। ओके, इस पे हम और आगे डिटेल पे जाएंगे, लेकिन उससे पहले एक बार फिर से वापस आते हैं हमारे इंडो पाक के टॉपिक पे। और ये बताइए कि अभी पाकिस्तान इंडिया के बीच क्या चीज़ें सॉर्ट आउट होंगी? मुझे लगता तो नहीं है कि वो चीज़ें कभी आगे कई सालों तक सॉर्ट आउट होनी है, लेकिन स्पेशली अगर हम लोग टेररिज्म की बात करें तो इस बार ऐसा लग रहा था कि यार आर या पार वाला गेम होने वाला है, पीओके भी शायद आ जाएगा। बट आपका प्रेडिक्शन क्या कहता है, क्या होने वाला है इंडो पाक के टेररिज्म वाले पॉइंट ऑफ व्यू से? अगर हम देखें टेररिज्म वाले पॉइंट ऑफ व्यू से अगर लेना, तो अगर हम, मेरी जो स्टडी बोलती है पर्सनली कि टेरर जो है वो हर एरा में रहा है, लेकिन उसका फेस बदलता रहा है। ठीक है, आज के डेट में टेरर का फेस टेररिस्ट है। ठीक है, थोड़ा पीछे जाएंगे आप तो इंडिया में ज़्यादा टेरर था डाकुओं का, चंबल के डाकुओं का, है ना, लूटपाट मची हुई है, इसका काफ़ी टेरर था। थोड़ा और पीछे जाएंगे तो अंग्रेज़ों का इंडिया में जो शासन था वो एक टेरर से कम नहीं था। ठीक है, जो डर के रहना पड़ता था उनके शासन से, उनकी पुलिस से। तो और थोड़ा पीछे जाएंगे राजा महाराजाओं के ज़माने में, तो उस समय का टेरर अलग था। मुगलों का शासन देखो आप, उसके पीछे जैसे आप पीछे जाते जाओगे ना, हर एरा में टेरर रहा है और टेरर का फेस बदला है। आप ये तो एक ह्यूमन नेचर है कि हाँ वो चीज़ें रहेंगी। ये मैं मानता हूँ कि टेररिज्म खत्म हो जाएगा, लेकिन टेरर खत्म नहीं होगा। टेरर दुनिया का एक पार्ट है, ये फिर एक नया चेहरा लेके फिर सामने आएगा। ओके, सो पर्टिकुलरली अभी जो रिलीजन को लेकर जो टेररिज्म फैला हुआ है पूरे वर्ल्ड वाइड, ना सिर्फ इंडिया पाकिस्तान के बीच में, उसका क्या होने वाला है या क्या इसकी स्थिति कैसे दिखती है? मुझे लगता है कि अगर आप बोले कि रिलीजन को, टेरर हमेशा, टेरर का रीजन अलग अलग रहा है, हमेशा रिलीजन नहीं रहा है। नहीं, अभी हम पर्टिकुलरली अभी जो चल रहा है इसकी बात करें, तो इसकी भी बात करें तो हमको पास्ट देखना पड़ेगा कैसे रहा है। अगर हम फ्रेंच रिवॉल्यूशन के आसपास की बात करें तो उस समय भी जो टेरर था वो रिलीजन के कारण था, जो कि कैथोलिक और प्रोटेस्टेंट जो दो पार्ट थे क्रिश्चियनिटी के, उसमें बहुत टकरार था, उसके कारण बहुत टेरर का माहौल बना था। फिर बाद में मतलब रिलीजन भी बीच बीच में आया है टेरर के मामले में। कभी पॉलिटिक्स भी आया है, कभी फाइनेंशियल कंडीशंस भी आई है, और रीज़न बदलते रहेंगे। और हो सकता है कि अगला जो टेरर आएगा उसका रीज़न धर्म ना रहे, मे बी, मुझे लगता है, क्योंकि जो आने वाली जो पीढ़ी है, जो हमारे बात की और उसके बाद की जो पीढ़ी आने वाली है, वो ना धर्म को लेकर वैसी सोच उनकी नहीं है जैसे मतलब हमारे पीछे वाली पीढ़ी है। हमारी पीढ़ियों की जो सोच जैसे पैदा हुई है, जैसे चली है, वो सोच बदल रही है और बहुत तेज़ी से बदल जाएगी। मुझे लगता है कि अगला जो टेरर आएगा ना, उसका रीज़न धर्म नहीं रहेगा, कुछ और फेस लेकर आएगा, कुछ और फेस। आपका कहना है कि ये वाली चीज़ें बस अब धीरे धीरे एंड होने के, ग्रेजुअली एंड होने के कगार पे। अभी सर पर्टिकुलरली फिर से मैं आऊँगा, इंडो और पाक का क्या होगा? क्या पीओके वापस आएगा हमारे पास आपकी एस्ट्रोलॉजी के हिसाब से? ठीक है,
मैंने एक रिसर्च की थी, मैं अपने रिसर्च का आधार भी बताऊंगा बिल्कुल। राइट। हाँ, क्योंकि एज एस्ट्रोलॉजी मैं बहुत अच्छा हूँ या बेस्ट, वैसे कुछ दिखाने की इच्छा नहीं, सिर्फ आप भी इसको क्रॉस चेक करिए कि क्या ये मेरा स्टडी सही है। मैंने एक रिसर्च की थी 2018-19 के आसपास, उसके बाद मैं इस टॉपिक को पलट के देखा नहीं, और उस समय जो स्टडी किया था बताता हूँ कि जो इस टाइप के चेंजेस होते हैं कि दो देशों के बीच की बाउंड्री बनना, ये बाउंड्री का मिट जाना, ठीक है, इसमें आप यूनिफिकेशन ऑफ जर्मनी को भी ले सकते हैं। 88 शायद 89-90 के आसपास की बात है, जब वेस्ट जर्मनी ईस्ट जर्मनी एक हो गए थे। ऐसी कई घटनाएं बीच बीच में हुई है, और ऐसा तो बहुत सारा हुआ जिसमें दो देश टूटे हैं। टूटने वाली घटना ज़्यादा हुई है, जुड़ने वाली कम हुई है, ठीक है। तो आप उसको हिस्ट्री को चेक करेंगे ना, तो उससे हमको हिंट मिलता है कि आगे कब क्या हो सकता है। दूसरी भी आती है कि जब 16वीं-17वीं शताब्दी में जब अंग्रेज़ कॉलोनाइजेशन के लिए निकले थे, जब चालू हुआ था कॉलोनाइजेशन, जब चालू हुआ था, उस समय ना यूरेनस की जो पोजीशन थी वो वही पोजीशन थी जो अभी है। ओके, ठीक है, लगभग मोटा मोटा आप देखेंगे तो एकदम एक दिन में तो नहीं हो गया, या कुछ 10 साल में तो नहीं हो गया कि वो सारे दुनिया में फैल गए अंग्रेज, ऐसा नहीं हुआ, धीरे धीरे हुआ है। तो ये जो प्लैनेट धीरे धीरे चलते हैं ना, जिनको 80 साल लगता है पूरे एक राउंड घूमने में, कुछ प्लैनेट्स को 200 साल लगते हैं, प्लूटो या यूरेनस, नेपच्यून, ठीक है। तो उन प्लैनेट्स को देख करके आप ये लॉन्ग टर्म वाले जो चेंजेस है ना, उसको आप प्रिडिक्ट कर सकते हो। तो मुझे लगता है ये वही वाली सिचुएशन लगभग बनी हुई है जब कॉलोनाइजेशन चालू हुआ था, दैट्स इन 16th सेंचुरी के 17th सेंचुरी के आसपास। और ये वही टाइम है जब इंडस्ट्रियलाइजेशन चालू हुआ था, जब पहली बार मशीनें, जो भाप से बनने वाली मशीनें चालू हुई थी, ठीक है। मतलब एक फ्यूल के रूप में एक चीज़ हमको मिल गई थी, स्टीम बोल सकते हैं आप, ठीक है, फ्यूल। उसके बाद फिर और भी कई टाइप के फ्यूल आ गए। तो अब जो फ्यूल चेंज हो रहा है हमारा, अब हम पेट्रोल की जगह इलेक्ट्रिक गाड़ियों की तरफ जा रहे हैं, या ढूंढ रहे हैं कौन सा हमको नया फ्यूल मिले। और हो सकता है कि बहुत जल्दी 2-4-5 साल में हमको एक नई चीज़ मिल जाए फ्यूल के रूप में इस्तेमाल करें, क्योंकि पहले भी हुआ ये, ठीक है। हम लकड़ी से अचानक स्टीम पे आ गए थे, फिर स्टीम से हम पेट्रोल में आ गए, है ना। तो वैसे ही वो चेंज फिर से दिखते हैं। और उस समय जैसे कॉलोनाइजेशन हुआ था, ठीक है, उस समय किस आधार पे भी हुआ। अभी भी आप देखोगे जैसे चाइना की बहुत सारे देशों में, छोटे देशों में घुसपैठ हो गई है, और वो अपना पकड़ वहाँ बनाए हुए हैं। तो ये कहीं ना कहीं वो कॉलोनाइजेशन से मिलता जुलता है। तो इसलिए वो चीज़ देखने मिल रही है कि ये उभर के सामने आ सकती है 2026 के आसपास। और उसी आधार पे मैंने एक प्रेडिक्शन किया था कि 2026-27 के आसपास पाकिस्तान के कुछ पार्ट जो हैं वो इंडिया में मिल सकते हैं। That could be POK, that could be बलूचिस्तान, जो भी हो सकता है। लेकिन उस आधार पे मेरा एक प्रेडिक्शन था, पर कितना, मैंने आपको आधार भी बताया, प्रेडिक्शन भी बताया, आप देखते हैं कितना सही होता है। हाँ, ये लास्ट पॉडकास्ट में हमने डिस्कस भी किया था कि एस्ट्रोलॉजी ह्यूमन बीइंग के अलावा क्या प्लैनेट्स को भी या कंट्रीज़ को भी क्या अफेक्ट करती है। और उसमें हमने बताया था कि ये चेंजेस तब होते हैं जब वो जो बहुत फारदेस्ट प्लैनेट्स जो हैं और बहुत ही स्लो मूविंग जो प्लैनेट्स हैं, तो वो उनके जब रोटेशन पूरे होते हैं या जब उनमें चेंजेस आते हैं। यस, वेल, अभी तक तो हो गई जियोपॉलिटिकल वाली चीज़ें। अब हम थोड़ा सा कॉमर्शियल चीज़ों पे भी आते हैं। अगर प्रेडिक्शन इतने हद तक अच्छा हो सकता है, या किसी की एस्ट्रोलॉजी या उनका कैलकुलेशन अगर बहुत स्ट्रॉन्ग है, तो क्या ये पॉसिबल है कि स्टॉक मार्केट में ऐसी कंपनीज़ को चूज़ किया जाए जिनके ग्रोथ का चांस काफ़ी ज़्यादा हाई हो, और ऐसे स्टॉक्स पे पैसे लगाए जाएं कि नुकसान बिल्कुल नेग्लिजिबल हो और प्रॉफिट ज़्यादा से ज़्यादा हो? देखो, एस्ट्रोलॉजी को स्टॉक मार्केट में यूज़ किया जा सकता है, और मैं करता भी हूँ। Okay. क्योंकि मैंने आपको जैसे बताया था, मेरा पहले वीडियो भी आता था, और मैं टेक्निकल एनालिस्ट भी हूँ, और मैं एस्ट्रोलॉजी को ब्लेंड करके टेक्निकल एनालिसिस से मैं यूज़ करता हूँ। इसमें हम सेक्टर रोटेशंस को यूज़ कर सकते हैं कि कौन सा सेक्टर कब स्ट्रांग होने वाला है ना। और फिर स्टॉक सिलेक्शन के लिए भले हम टेक्निकल का भी सहारा ले सकते हैं, और अगर हमको उस हर से अलग अलग स्टॉक्स का कुछ अलग अलग बिजनेस है, उसको एस्ट्रोलॉजी से लिंक करके हम देख सकते हैं। अगर एरिया वाइज बटा हुआ उनका बिजनेस, तो एरिया वाले एस्ट्रोलॉजी से हम देख सकते हैं। बहुत सारे मेथड है, आप यूज़ कर सकते हैं, पर इसका सक्सेस रेशियो भी अच्छा है, जिसके जितना नॉलेज है उसके हिसाब से। और मैं बताया जैसे आपको ह्यूमन एरर चलता है, साथ में गलतियाँ भी होती हैं, पर उसके लिए कभी भी स्टॉक मार्केट में आप जाओगे तो उसके लिए एक जगह जरूर रखनी चाहिए कि अगर गलत हो गया तो क्या।
आप किसी स्टॉक मार्केट का एक सबसे अच्छा एक रूल होना चाहिए जो भी जाता है इसमें, कि अगर गलत हो गया तो क्या, इसकी जगह सब रखना चाहिए, उसके बाद आप जा सकते हो। एस्ट्रोलॉजी यूज़ करो, टेक्निकल एनालिसिस भी यूज़ करो, फंडामेंटल्स यूज़ करो, जो भी करो, पर इतनी जगह ज़रूर रखो कि अगर गलत हो गया तो क्या। आपकी प्रेडिक्शन कितने हद तक या कितने परसेंटेज तक सही होते हैं इन चीज़ों में? देखिए, प्रोफेशनली मैं इसमें जुड़ा हुआ हूँ, इसलिए सक्सेस रेशो मेरा अच्छा है। 2008 से मैं टेक्निकल एनालिसिस और शेयर मार्केट का एस्ट्रोलॉजी को यूज़ कर रहा हूँ। आज भी इस फील्ड में बना हुआ हूँ, मेरा ब्रेड एंड बटर उसी से है। ओके। तो आप समझ सकते हैं कि उसका सक्सेस रेशो कितना है। सर ये काफ़ी ज़्यादा वेग हो गया। मैं चाह रहा था कि एक स्पेसिफिक या एक टेंटेटिव एक नंबर अगर आप शेयर कर पाते तो हमारे ऑडियंस को भी वो आइडिया हो पाता कि ये किस हद तक रिलाई किया जा सकता है इस पर। आप दोनों को ब्लेंड करके प्रॉपर्ली चलो, कम से कम 70% तक सक्सेस रेशो मिल जाएगा आपको। ओके। तो गोल्ड के प्राइजेस क्या आगे और भी हाई होने वाले हैं, या गोल्ड अगर जो परचेस करना चाह रहा हो वो कब परचेस कर सकता है? क्या इसके प्राइसेस कभी डाउन होंगे या अभी ऐसा ही शूट करता जाएगा? ठीक है, स्टॉक से आप कमोडिटी में आ गए, पर मैं आपको एस्ट्रोलॉजिकली एक्सप्लेन करता हूँ कि गोल्ड का क्या स्टडी हो सकती है, और मैं आपको विथ अपना जो लॉजिक है या फार्मूला है वो भी बताते हुए करता हूँ। जैसे अभी जुपिटर से हम देखते हैं गोल्ड को, जनरली कुछ लोग सूर्य से भी देखते हैं, अपना अपना तरीका। मैं जुपिटर से जज करता हूँ। जुपिटर अभी जैसे वृषभ राशि में है और जस्ट मिथुन राशि में उसका ट्रांसफॉर्मेशन होने वाला है। तो वृषभ राशि क्या है? एक रिसोर्सेस की राशि है, धन की राशि है, ठीक है। तो इस राशि में गोल्ड ने ज़बरदस्त उछाल दिया और जो धन था उसकी वैल्यू बहुत बढ़ा दी, ठीक है। वृषभ राशि का काम हो गया, गोल्ड का प्राइस इतना बढ़ गया कि जिसके पास गोल्ड है उसका धन में अच्छी वृद्धि हो गई, ठीक है। तो ये तो समझ में आ गया वृषभ राशि में। अब मिथुन राशि क्या है? मिथुन राशि द्विस्वभाव राशि है, डबल नेचर है उसका। तो इसमें गोल्ड नीचे भी आएगा, ऊपर भी जाएगा, फ्लक्चुएशन चलेंगे। और ये है बिजनेस की राशि, तो इसमें ट्रेडिंग चलेगी, आप नीचे लो ऊपर बेचो, नीचे लो ऊपर बेचो, ये चलेगा। पर गोल्ड पूरी मिथुन राशि में अपने लेवल को सस्टेन करेगा, बहुत ज़्यादा नीचे नहीं गिरेगा और बहुत ज़्यादा बढ़ेगा भी नहीं। मुझे लगता है कि ये द्विस्वभाव राशि है, मेंटेन करेगा। लेकिन मेरी जो नज़र है वो है 2026 के सेकंड हाफ में, जब गुरु उच्च राशि में कर्क राशि में जाएगा। उस समय गुरु रहेगा उच्च राशि में। और कर्क राशि क्या है? जैसे बोला है, हमारा घर है, हमारा कंफर्ट जोन है। तो जो लोग को गोल्ड चाहिए उनको सस्ते में गोल्ड सप्लाई करेगा, क्योंकि शेयर मार्केट में हम क्या करते हैं कि डिमांड सप्लाई पे चलते हैं, ठीक है। तो उस समय गोल्ड में सप्लाई बढ़ेगी और उस समय गोल्ड का रेट नीचे आएगा जब उच्च का गुरु रहेगा। तो 2026 के सेकेंड हाफ में मुझे लगता है कि गोल्ड में अच्छी गिरावट देखने मिलेगी। सर डिमांड और सप्लाई को फिर आप कैसे प्रेडिक्ट करते हैं कि गोल्ड की डिमांड बढ़ेगी या गोल्ड का सप्लाई बढ़ेगा? देखिए, आप एस्ट्रोलॉजी पॉइंट ऑफ व्यू से पूछ रहे हैं, तो जैसे मैंने कहा कि गोल्ड की सप्लाई बढ़ेगी 2026 के सेकेंड हाफ में, ठीक। तो एस्ट्रोलॉजी में मैंने क्या किया है, जो मेरी पर्सनल स्टडी है उसमें मैंने सारे प्लैनेट्स को दो भाग में बांटा है। कुछ प्लैनेट जो डिमांड बढ़ाते हैं, कुछ जो सप्लाई बढ़ाते हैं, ठीक है। आप इसको ऐसे देखो, रिसेप्टिव प्लैनेट्स कौन से हैं और नॉन रिसेप्टिव कौन से हैं। जैसे चंद्रमा, शुक्र, राहु, है ना, ये हो गए लेने वाले का। और जो देने वाले हैं, है ना, उसमें से है जुपिटर सबसे इम्पोर्टेंट, केतु, ठीक है। और राहु अगर डिमांड में आया है तो केतु सप्लाई में आएगा, ठीक है, मंगल। तो ये प्लैनेट्स को हम दो भाग में बांट देते हैं, है ना। और शनि भी उसमें आएगा, रिसेप्टिव में, ठीक। तो दो भाग में बांटते हैं। उससे हम देखते हैं कि ये प्लैनेट सप्लाई ज़्यादा बढ़ाने वाला है कि ये प्लैनेट डिमांड ज़्यादा बढ़ाने वाला है। जैसे अगर किसी एक सेक्टर की बात करें, कि जैसे हम पावर सेक्टर की बात कर रहे हैं, चलो ठीक है, सूर्य से हम अगर पावर सेक्टर देख रहे हैं, या हम बात कर रहे हैं केमिकल सेक्टर की, चंद्रमा केतु की जोड़ी से हम केमिकल सेक्टर देखते हैं। अब या फिर हम शनि चंद्रमा की जोड़ी देख रहे हैं, और अगर राहु का इन्फ्लुएंस आ गया उसके ऊपर, इसका मतलब उस चीज़ राहु के कारण डिमांड बहुत तेज़ी से बढ़ती है, बहुत तेज़ी से, ठीक है। तो जैसे जुपिटर के ऊपर आ गया इन्फ्लुएंस, तो हो सकता है कि उस समय जुपिटर के पर राहु के असर होने के कारण गोल्ड में बहुत ज़्यादा फ्लक्चुएशन हो जाए। तो जो डिमांड सप्लाई बढ़ाने वाले प्लैनेट होते हैं, उनका असर है कि डिमांड बढ़ाने वाले का ज़्यादा है, उसको हम ऐसे देख लेते हैं। इसका सीक्रेट फार्मूला क्या है जो आप चाहते हैं ये चीज़ें और भी ज़्यादा डेवलप हों और लोगों के बीच में जब वो पब्लिकली आएगी तो उस पर और भी ज़्यादा वर्क होगा, एनालिसिस होगा, तो क्या आप शेयर कर सकते हैं वो
क्या सीक्रेट फॉर्मूला? ऐसा है कि मतलब चीज़ों को प्रैक्टिकली देखना चाहिए। जैसे जैसे चलो फार्मा सेक्टर हो गया, ठीक है, तो सिंपल सा 2-3 सेक्टर का आपको लॉजिक बताता हूँ, उससे आपको समझ में आएगा कि मैं किस टाइप की स्टडी चाहता हूँ कि हो। जैसे फार्मा सेक्टर हो गया, अगर सूर्य कमज़ोर है, ठीक है, तो पृथ्वी में जितने भी प्रकार के जीव जंतु हैं, बीमारियाँ हैं, सबको ठीक करने का काम सूर्य करता है। सूर्य की रोशनी आती है, सब चीज़ स्वस्थ रहती है। सूर्य की रोशनी नहीं पहुँच पाएगी, वहाँ बीमारियाँ फैलेगी, ठीक है। अगर सूर्य कमज़ोर है कुंडली में, है ना, तो फार्मा सेक्टर में तेज़ी आएगी, बीमारियाँ बढ़ेंगी, फार्मा सेक्टर में तेज़ी आएगी, ठीक है। सूर्य पर ग्रहण लगा है, सूर्य पर दिक्कत है, नीच का चल रहा है, तो आप देखिए फार्मा सेक्टर में तेज़ी आने के पूरे चांसेस रहेंगे। एक लॉजिक हो गया। दूसरा, 8th हाउस वृश्चिक राशि, वृश्चिक राशि में यदि शनि आ जाए, ठीक है, तो बोलते हैं लॉन्जिविटी बढ़ जाती है, जीवन बढ़ जाता है। इसका मतलब ये हुआ कि 8th हाउस से जो मृत्यु दर है वो कम होगी और बर्थ रेट बढ़ेगी। और मृत्यु दर अगर कम हो रही है ना, तो क्या होगा कि इंश्योरेंस कंपनी को फ़ायदा होगा, है ना। अगर मृत्यु दर बढ़ गई है, बहुत तेज़ी से लोग मर रहे हैं और मतलब इंश्योरेंस भी कराए हुए हैं, तो इंश्योरेंस वाले को पैसा देना पड़ेगा उसमें, तो इंश्योरेंस सेक्टर को नुकसान होगा ना। तो आप अगर इंश्योरेंस सेक्टर की ग्रोथ या डाउनफॉल देखना चाहते हैं ना, तो 8th हाउस या वृश्चिक राशि पे आप नज़र रखें। ओके। तो आपको पता लगेगा कि इंश्योरेंस सेक्टर में कैसी हलचल मचने वाली है, ठीक है। तो इस टाइप के लॉजिक है जो प्रैक्टिकल लाइफ से जोड़ के देखना चाहिए। सर, सेक्टर, सेगमेंट्स, उनके सब सेगमेंट्स तो बहुत सारे हैं। जैसे प्लैनेट्स केवल 9 हैं और उसमें भी कुछ प्लैनेट कभी एलिमिनेट हो जाते हैं, राइट। तो इतने सारे सेक्टर्स को, लाइक 20, 25, 30, 50 जो भी सेक्टर्स होंगे, उनके सब सेक्टर्स होंगे या उनके सब सेगमेंट्स होंगे, उनको आप कैसे प्रेडिक्ट करते हो? क्या फॉर्मूला होता है उनको प्रेडिक्ट करने का? फॉर एग्जांपल, जैसे सीमेंट सेक्टर हो गया या प्रॉपर्टी हो गया या रियल एस्टेट हो गया, इसके लिए आप किस तरह से कैलकुलेट करते हैं? देखिए, प्लैनेट्स भले 9 है, पर हमारे पास नक्षत्र 27 है, ओके, ठीक है, और राशियाँ 12 है। तो ये जो कॉम्बिनेशन होते हैं बहुत सारे बनते हैं। आप जब कॉम्बिनेशंस को यूज़ करोगे तो बहुत सारे बनेंगे। अब जैसे आप सीमेंट सेक्टर का पूछे हैं, तो रियल एस्टेट कंस्ट्रक्शन में मेरी एक रिसर्च है, स्टडी है, क्योंकि जब मैं दिल्ली में था तो इस पर स्पेशल रिपोर्ट भी मांगी गई थी मेरे से, तो मैंने बहुत पूरा हिस्ट्री रिसर्च करके इस पर स्टडी किया था। तो मुझे पता लगा जब मंगल शनि का कॉम्बिनेशन बनता है ना, जिसमें हम वार को भी प्रेडिक्ट कर रहे हैं कि उस समय स्थिति थोड़ा सा गर्म रहती है, वार वाली, है ना, तो वही समय में रियल एस्टेट का जो शेयर्स है ना काफ़ी अच्छे चलते हैं, उसमें उछाल पक्का देखने मिलता है। जब भी मंगल शनि का कॉम्बिनेशन आता है ना, तो रियल एस्टेट सेक्टर अच्छा चलता है। और जब रियल एस्टेट सेक्टर चलता है ना, जब शनि एक्टिव होता है ना, शनि कंस्ट्रक्शन से रिलेटेड है, ठीक है, जब कंस्ट्रक्शन के शेयर चलने वाले होंगे तो उसके पीछे पीछे सीमेंट भी चलेगा, ठीक है। और जो कंस्ट्रक्शन से रिलेटेड जितनी भी कंपनी है, चाहे छड़ बनाने वाली हो, चाहे ईंटें बनाने वाली, सब कंपनियों के शेयर्स चलेंगे। जैसे ऑटोमोबाइल में होता है सिमिलरली, कि ऑटोमोबाइल अगर चल रहा है तो टायर सेक्टर भी चलेगा, उसके पीछे ऑटो एसेसरीज भी चलेगा। अब जैसे आप कैसे कंबाइन करते हैं, मंगल अगर शुक्र की राशि में तो लग्जरी कार्स का कंपनी चलेगी, लेकिन अगर मंगल भरणी नक्षत्र में, शुक्र की राशि में भरणी नक्षत्र में जा रहा है, तो अशोक लीलैंड चलेगा ना भाई, क्योंकि उसका जो एनिमल सिंबल है भरणी नक्षत्र का हाथी है। तो कार तो हाथी नहीं हो सकती, ट्रक ही हाथी हो सकता है, तो ट्रक चलेगा ना। या हैवी अर्थ मूविंग मशीन्स के भी चल सकते हैं अगर शनि का भी कॉम्बिनेशन आ रहा है, तो कंस्ट्रक्शन और ये सब के काम बढ़ेंगे। हाँ, तो ऐसा देख सकते हैं। तो नक्षत्र भी है हमारे पास। अब नक्षत्र का बैकग्राउंड स्टडी कर सकते हो कि मतलब किस नक्षत्र में कौन सी कहानियां जुड़ी हुई है, क्या चीज़ किसको रिलेट करता है। आप ऐसे रिलेट करके सेक्टर्स के डीप में भी जा सकते हैं, सब सेक्टर्स में जा सकते हैं। ग्रेट। कोई एस्ट्रोलॉजी सीखना चाहता है या किसी को इंटरेस्ट है, तो आप नए एस्ट्रोलॉजर को क्या सजेस्ट करेंगे कि कैसे उनको मूव करना चाहिए एस्ट्रोलॉजी लर्निंग के लिए? जैसे नए एस्ट्रोलॉजर्स जो आ रहे हैं और जो एस्ट्रोलॉजी सीख रहे हैं, उनके लिए एक मेरे पास सजेशन है छोटा सा, जो काफ़ी काम का हो सकता है शायद, कि उनको एक डिसिप्लिन बनाना चाहिए कुंडली देखने का या एस्ट्रोलॉजी करने का। जैसे मैं सोचता हूँ कि जो एस्ट्रोलॉजी कुंडली देखते हैं, सीधा अपने ग्रह नक्षत्र देखे क्या उच्च का है क्या नीच का है और देखना, प्रेडिक्शन करना चालू, वैसे नहीं करना चाहिए। कोई भी कुंडली को टाइम लेके देखना चाहिए। और जैसे हम गाड़ी चलाते हैं तो गाड़ी में बैठने से पहले हम चेक करते हैं पेट्रोल पूरा है कि नहीं, टायर में हवा है कि नहीं, उसके बाद बैठ के चलते हैं ना, नहीं तो पता लगा आधे रास्ते में गाड़ी रुक गई। वैसे ये भी एस्ट्रोलॉजी, जब आप कुंडली खोलते हैं किसी की, तो आपको पता रहना चाहिए कि पंचांग कैसा है इसका,
ठीक है, आपको पता रहना चाहिए गोचर जो चल रहा है अभी, गोचर में कौन सा प्लैनेट कहाँ है, ये आपके माइंड के बैकग्राउंड में पहले से गोचर छपा होना चाहिए। आपको चंद्रमा से लेकर के शनि तक हर प्लैनेट का की पोजीशन आपको जो गोचर की है वो आपको पता रहना चाहिए। और जब आप कुंडली देखो किसी की, तो आपको ना उस कुंडली के बैकग्राउंड में गोचर दिखते रहना चाहिए अपने दिमाग में, ताकि आप उसको रिलेट कर सको। दूसरा, आपको उसका पंचांग पता होना चाहिए कि इसका तिथि क्या है, इसका वार क्या है, इसका करण क्या है, इसका योग क्या है, पता रहना चाहिए, ताकि आपको इस बंदे का बैकग्राउंड पता रहे कि कहाँ से आ रहा है, ताकि आप अपने प्रेडिक्शंस को रिलेट कर पाओ। तो इस डिसिप्लिन से आप चलेंगे जो नए एस्ट्रोलॉजर, तो एक नया तरीका बिल्ड होगा और एस्ट्रोलॉजी उम्मीद है काफ़ी ग्रो करेगी। वेल फ्रेंड्स, आज के लिए तो इतना ही। अगर आपने हमारा पिछला पॉडकास्ट नहीं देखा था तो एक बार हमारे प्लेलिस्ट में जाके ज़रूर देखें, और सर ने आगे की जो प्रेडिक्शंस करी है उनको हम एनालाइज करेंगे, और उसके बाद हम कोशिश करेंगे कि बहुत जल्द कुछ अन्य इंटरेस्टिंग टॉपिक्स के साथ में फिर से सर को अपने स्टूडियो में हम इनवाइट कर पाएँ और बहुत सारे इंटरेस्टिंग सवाल इनसे पूछ पाएँ और बहुत सारी जानकारी हम गेन करने की कोशिश करें। आपको हमारा ये पॉडकास्ट, ये एपिसोड कैसा लगा हमें ज़रूर बताएं। मिलते हैं बहुत जल्द किसी नए शहर, किसी नए फूड, किसी नए कल्चर, किसी नई कहानी और किसी नए सवाल को एक्सप्लोर करते हुए। तब तक के लिए नमस्कारम।